स्पार्टा एक ग्रीक सिटी स्टेट था और सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स में इसको सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था और इसका रीजन था स्पार्टा की आर्मी। सब जानते थे कि स्पार्टा की आर्मी को लड़ाई में हराया नहीं जा सकता और इसी वजह से बाकी सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स इससे स्पेशली स्पार्टा की आर्मी से लड़ाई करने से बचते थे। पर फिर भी एक ऐसा ग्रीक सिटी स्टेट था जिसने स्पार्टन आर्मी को लड़ाई में चुनौती दी और इसी लड़ाई के बाद स्पार्टन आर्मी की जो अनबीटेबल रेपुटेशन थी वो हमेशा के लिए बदल गई। इस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ ल्यूट्रा। कहानी शुरू होती है साल 404 बीसी से। ये वो साल था जब 27 साल तक जो लड़ाई चल रही थी पेलोपोनेशियन वॉर वो अब खत्म हो गई थी और एथेंस को स्पार्टा ने हरा दिया था। तो 404 बीसी के बाद पूरे ग्रीस में स्पार्टा की एक अनबीटेबल रेपुटेशन बन गई थी कि इन्होंने एथेंस को हरा दिया है। और 404 बीसी के बाद सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स के ऊपर धीरे धीरे स्पार्टा का दबदबा बढ़ने लगा। अब ये जितने भी ग्रीक सिटी स्टेट्स थे उसमें से जो ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने पेलोपोनेशियन वॉर में स्पार्टा की मदद की थी वो तो अब सेफ थे क्योंकि स्पार्टा उनकी हेल्प कर रहा था। पर जो बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स थे जिन्होंने स्पार्टा के अगेंस्ट लड़ाई की थी पेलोपोनेशियन वॉर में, उनको ऐसा लग रहा था कि अब स्पार्टा जीत चुका है तो वो हमारे खिलाफ भेदभाव कर रहा है, वो उन सिटी स्टेट्स को ज्यादा फेवर कर रहा है जिन्होंने उसकी हेल्प की थी। पर फिर भी सब लोग ये बात जानते थे कि स्पार्टन आर्मी की जो रेपुटेशन है उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो इसी वजह से कोई कुछ बोलता नहीं था, सब बस अपने मन में ही दुखी होकर बैठे हुए थे। पर धीरे धीरे साल दर साल कुछ सिटी स्टेट्स थे जो धीरे धीरे स्पार्टा के खिलाफ आवाज उठाने लगे और इन सिटी स्टेट्स में सबसे आगे था थीब्स। अब देखा जाए तो एक जमाने में थीब्स भी स्पार्टा का एलाय था, पर अब वो उनसे अलग था और उनको ऐसा लग रहा था कि स्पार्टा अपनी मनमर्जी चला रहा है। और अब थीब्स की आर्मी भी धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगी थी और उसका कारण था उनका एक मिलिट्री जनरल और स्टेट्समैन जिसका नाम था इपामिनोंडस। इस बंदे ने थीबन आर्मी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए जिसकी वजह से वो लोग धीरे धीरे लड़ाइयों में जीतने लगे थे और इसी वजह से इस आर्मी के इनोवेशन की वजह से थीब्स के पास अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा था कि वो स्पार्टा के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे लिबे करते थे, हमें चाहिए फुल इज्जत। क्योंकि इसके पहले तक स्पार्टा के सामने कोई कुछ बोलता ही नहीं था क्योंकि उनको पता था कि स्पार्टा से लड़ाई की तो उनकी आर्मी आ जाएगी और उनकी आर्मी को कोई हरा नहीं सकता। पर अब थीबन आर्मी के पास इस इपामिनोंडस की लीडरशिप में बहुत सारे ऐसे हथियार और बहुत सारे ऐसे इलीट ट्रूप्स बन चुके थे जो स्पार्टन आर्मी को चैलेंज करने के लिए तैयार हो रहे थे। इनफैक्ट साल 375 बीसी में थीबन आर्मी और स्पार्टन आर्मी के बीच में लड़ाई हुई थी, इसको बैटल ऑफ टगीरा कहते हैं और इस लड़ाई में पहली बार थीबन्स ने स्पार्टन आर्मी को हरा दिया था। परंतु ये लड़ाई बहुत छोटे स्केल पे हुई थी, तो सब जानते थे, इनफैक्ट थीबन आर्मी भी जानती थी कि इस लड़ाई में जो इनको जीत मिली है उसका बहुत बड़े पैमाने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पर उनके मनोबल के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने स्पार्टन आर्मी को हरा दिया है और इसी वजह से उनको और भरोसा हो रहा था कि ये जो स्पार्टन आर्मी की रेपुटेशन है कि इनको कोई हरा नहीं सकता, इनविंसिबल है ये लोग, वो सही नहीं है। क्योंकि थीब्स की मिलिट्री स्ट्रांग हो रही थी तो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा था और इसी वजह से थीब्स की लीडरशिप चाहती थी कि अपने आसपास के एरियाज को मिला के एक संगठन बनाए जिसका नाम वो रख रहे थे बियोशियन लीग। अब अगर देखा जाए तो ये बियोशियन लीग कोई नई बात नहीं थी, ये पहले भी ये लोग एक्टिव थे। 479 बीसी और 480 बीसी में जब पर्शियन एम्पायर ने ग्रीस को इन्वेड किया था तो इस बियोशियन लीग ने पर्शियन एम्पायर की मदद की थी, पर क्योंकि उन लड़ाइयों में ग्रीस ने पर्शियन एम्पायर को हरा दिया था इसी वजह से पनिशमेंट के तौर पे बियोशियन लीग को स्पार्टा ने डिसबैंड कर दिया था कि अब ये संगठन नहीं रहेगा। उसके बाद एक बार फिर से जब बियोशियन लीग स्ट्रांग हुई तो उनकी स्पार्टा के अगेंस्ट लड़ाई हुई और फिर से स्पार्टा की जीत हुई, तो फिर से उन्होंने पनिशमेंट के लिए इस बियोशियन लीग को डिसबैंड कर दिया था। जो दूसरी बार स्पार्टा ने इनको डिसबैंड किया था ये हुआ था साल 387 बीसी में। अब हम आ चुके हैं साल 371 बीसी में। एक बार फिर से थीब्स स्ट्रांग हो रहा है और वो इस बियोशियन लीग को वापस बनाना चाहता है। तो इसीलिए सारे जो बड़े बड़े ग्रीक सिटी स्टेट्स थे उन्होंने एक बार मिलके फैसला किया कि हम आके बात करते हैं। इस मीटिंग में सारे बड़े बड़े ग्रीक सिटी स्टेट्स आए। इसमें स्पार्टा था, इसमें एथेंस था, इसमें थीब्स था और इनफैक्ट इसमें मैसेडोनिया भी था और पर्शियन एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव भी इस मीटिंग में आए थे। इस मीटिंग में सारे समझौते हो गए और जब फाइनली जो एग्रीमेंट बना उस पर जब साइन करने की बात आई तो स्पार्टा ने अपने साइन किए, एथेंस ने अपने साइन किए, पर थीब्स का जो रिप्रेजेंटेटिव था वहां पे इपोमिनांडस, उसने कहा कि वो पूरे बियोशियन लीग की तरफ से साइन करेगा। अब ये बात स्पार्टा को मंजूर नहीं थी क्योंकि स्पार्टा नहीं चाहता था कि बियोशियन लीग एक बार फिर से बन जाए। तो स्पार्टा का जो रिप्रेजेंटेटिव था वहां पे उसने कहा कि नहीं,
थीब्स आप बस अपनी तरफ से साइन करिए, आप बियोशियन लीग की तरफ से साइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्पार्टा उनको साइन करने देता तो ये इसका मतलब होता कि स्पार्टा अब मंजूर कर रहा है इस बात को कि बियोशियन लीग है और बियोशियन लीग के लीडर्स थीब्स हैं, और इसी वजह से स्पार्टा ने इसके लिए इनकार कर दिया। और इस बात को लेके थीब्स का लीडर एपोमिनांडस खुश नहीं था, वो चाहता था कि मैं एज बियोशियन लीडर साइन करूं, और इस बात पे आके इन दोनों साइड्स की ठन गई और अब यह तय हो गया कि इनकी लड़ाई होगी। अब स्पार्टन्स भी चालाक थे, वो जानते थे कि यहां पे कुछ तो गड़बड़ होगी इस मीटिंग में, और इसी वजह से जब ये मीटिंग चल रही थी उसी के दौरान ऑलरेडी एक स्पार्टन आर्मी जिसको लीड कर रहे थे स्पार्टन किंग क्लियम्ब्रोटस, वो ऑलरेडी थीब्स की तरफ बढ़ चुकी थी कि अगर थीब्स ने कुछ यहां वहां किया इस मीटिंग में तो वो लोग उस पर लड़ाई कर देंगे। और बिल्कुल वही हुआ। जब इस मीटिंग में स्पार्टा और थीब्स के बीच में ये समझौता नहीं हो पाया तो स्पार्टन किंग क्लियम्ब्रोटस ने अपनी आर्मी को लेके आगे मार्च कर दिया। वो पोसिस से निकल पड़े अटैक करने के लिए। स्पार्टन आर्मी ने अपने मार्च के दौरान कुछ छोटे छोटी जगहों पे जीत हासिल की, कुछ शिप्स भी इनके हाथ में लगी, और अल्टीमेटली जाके ल्यूक्ट्रा जब ये पहुंचे तो उसके बाहर एक प्लेन है, बहुत बड़ा मैदान है, वहां पे जाके स्पार्टन आर्मी ने अपना कैंप लगाया, क्योंकि उनके सामने बियोशियन लीग की आर्मी उनका रास्ता रोके खड़ी हुई थी। अब अगर हम पूरी स्पार्टन आर्मी के ऊपर यहां नजर डालें तो इस आर्मी में लगभग 10,000 इन्फेंट्री थी और लगभग 1000 कैवलरी। ये जो पूरी स्पार्टन आर्मी थी इसमें जो 10,000 फौजी थे ये सारे स्पार्टा के फौजी नहीं थे, इसमें से कुछ एलाइज भी थे, और स्पार्टा के पास इस आर्मी में लगभग 400 रॉयल गार्ड थे। ये जो 400 होप्लाइट्स थे इनके पास बहुत अच्छा आर्मर था, इनके वेपन्स बहुत अच्छे थे, और इनके पास एक लंबा सा भाला था जिसको हॉप्लॉन कहते हैं। इनका सामना करने के लिए जो सामने बियोशियन लीग की फौज खड़ी थी इसमें सबसे बड़ा सेगमेंट था थीबन सोल्जर्स का, क्योंकि थीब्स चाहते थे कि हम स्पार्टन से लड़ाई करें, पर जो एलाइज थे वो चाहते थे कि हम स्पार्टन से लड़ाई नहीं करें क्योंकि हम स्पार्टन से जीत नहीं सकते हैं। ये जो पूरे बियोशियन लीग के यहाँ जनरल्स थे वो बिल्कुल डिवाइडेड थे 50-50 कि हम लड़ाई करें स्पार्टन से कि हम लड़ाई ना करें, पर एपोमिनांडस चाहता था कि हम स्पार्टन से लड़ाई करें, और फिर फैसला हो गया कि ये जो बियोशियन लीग की फौज है ये स्पार्टन्स का सामना करेगी। अब अगर बियोशियन लीग की फौज के ऊपर नजर डालें तो इनके पास लगभग 6,500 थीबन फौजी थे और बाकी लगभग 1,500-2,000 के आसपास इनके पास एलाइज के फौजी थे। इसके साथ इनके पास थी लगभग 1,500 की कैवलरी, यानी स्पार्टन कैवलरी से लगभग 500 एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ इनके पास लगभग 1000 स्कर्मिशर्स भी थे, यानी बहुत ट्रेन फौजी नहीं थे पर थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आप फौज की स्ट्रेंथ देखें तो स्पार्टन आर्मी और ये बियोशियन लीग की फौज ऑलमोस्ट इक्वल ही थी। थीबन इन्फेंट्री की जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनके सबसे इलीट सबसे ताकतवर फाइटर्स थे द सेक्रेड बैंड। ऐसा कहा जाता है कि जो 300 फौजियों का सेक्रेड बैंड था ये इनफैक्ट 150 कपल्स थे, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, और इसी वजह से इस सेक्रेड बैंड को बनाया गया था ताकि अगर लवर्स एक साथ लड़ाई करेंगे तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, और जो मरने की भावना है देश के लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो ये जो सेक्रेड बैंड था ये सबसे इलीट सबसे ताकतवर फाइटर्स थे थीब्स के, और इसी वजह से एपोमिनांडस चाहता था कि जब हम अपनी बैटल फॉर्मेशंस बनाएं तो ये 300 का सेक्रेड बैंड सबसे पहले स्पार्टन आर्मी का जो सबसे इलीट फोर्स है उनको इंगेज करे, उनसे लड़ाई करे। अब हम नजर डालते हैं स्पार्टन बैटल फॉर्मेशन के ऊपर। शायद आप ऑलरेडी जानते होंगे, आपने मूवीज में देखा होगा कि स्पार्टा और इनफैक्ट सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स एक फैलिंग्स का इस्तेमाल करते थे लड़ाई करने के लिए। फैलिंग्स एक तरह का ग्रीक बैटल फॉर्मेशन था जिसमें जो ग्रीक इन्फेंट्री थी वो शोल्डर टू शोल्डर एक साथ खड़े होते थे, और इनके साथ इनके सामने एक बड़ी सी शील्ड होती थी जिसकी वजह से वो सामने से अपने आप को पूरी तरह कवर कर पाते थे। तो आपकी आर्मी की साइज कितनी बड़ी है उस पर डिपेंड करता था कि आपका फैलेंक्स जो है वो कितना डीप होगा। तो ये जो यहाँ पे फौज आई थी इसमें जो स्पार्टन आर्मी थी इनका जो फैलेंक्स था ये कुल मिला के 12 रोज डीप था। मतलब एक पूरी रो में फौजी खड़े हैं बिल्कुल साथ साथ लग के, उसके बाद अगली रो में फौजी खड़े हैं, ऐसे करते करते 12 रोज में फौजी खड़े हुए थे। तो ये जो स्पार्टन्स का बैटल फॉर्मेशन था ये बहुत सालों से चला रहा था और यही फॉर्मेशन वो हर लड़ाई में यूज करते थे। तो उन्होंने सारी आर्मी को लीनियर तरीके से खड़ा किया था कि एक रो यहां पे है, उसके बाद बहुत सारी रोज है, फिर उसके बाद कुछ गैप छोड़ के अगली रो है, फिर अगली रो। स्पार्टन किंग क्लियोब्रोटस ने अपनी फौज इस तरह सजाई थी कि उसका जो लेफ्ट विंग था उसमें उसके सबसे इलीट फौजी 400 रॉयल गार्ड थे, और साथ ही साथ वो खुद भी लेफ्ट विंग में ही था। उसकी जो राइट विंग थी वो रिलेटिवली कमजोर थी क्योंकि उसके जो एलाइज फौजी थे वो इस विंग में थे। उसके अलावा जो स्पार्टन इन्फेंट्री थी वो उसकी फौज के बिल्कुल आगे खड़ी थी। जब एपोमिनांडस ने देखा कि स्पार्टन किंग ने अपनी आर्मी को बिल्कुल ओल्ड फैशन तरीके से सजाया है तो उसके जवाब में उसने कुछ नई चीज ट्राई। ट्रेडिशनली ग्रीक वॉरफेयर में ऐसा होता था कि अगर आपके एनिमी ने अपने सबसे इलीट फाइटर्स को अपने लेफ्ट साइड पे रखा है तो
तो आप अपने सबसे एलीट फाइटर्स को अपने राइट साइड पर रखो। पर इपोमिनांडस ने अपनी फौज को कंप्लीटली नई तरीके से सजाया। उसने अपनी आर्मी की जो सबसे एलीट फाइटिंग यूनिट थी, द सेक्रेड बैंड, उसको उसने लेफ्ट साइड पे रखा, अपने लेफ्ट विंग पे। और वो जो उसका लेफ्ट विंग था, उसने उसको बहुत पतला किया और बहुत ही गहरा किया। तो उसका जो लेफ्ट विंग वाला जो फैलेंक्स था, उसमें कुल मिला के 50 रोज थी। आप याद करिए कि मैंने आपको बताया कि स्पार्टन्स की जो फैलेंक्स थी उसमें सिर्फ 12 रोज थी, उसके जवाब में इसने 50 रोज डीप फैलेंक्स बनाया। तो यह भी था कि उसका जो फैलेंक्स था वो उतना चौड़ा भी नहीं था, पतला फैलेंक्स था पर बहुत गहरा था। और उसके साथ जो उसके बाकी सेंटर और राइट विंग थे, उसमें जो फौजी थे वो संख्या में बहुत कम हो गए थे, क्योंकि इपोमिनांडस ने वहीं से फौजी निकाल निकाल के अपने लेफ्ट विंग में भर दिए थे। तो लेफ्ट विंग बहुत ही ताकतवर और बहुत गहरी थी, पर जो बाकी विंग्स थे वो बहुत ही कमजोर थे। और इसी वजह से उसने उन बाकी विंग्स को लाइन से खड़ा नहीं किया जैसे ग्रीक लोग नॉर्मली करते थे, उसने सीढ़ी के आकार में खड़ा किया। मतलब जो सबसे आगे रहेगी वो लेफ्ट वाली विंग रहेगी, उसके बाद जो सेंटर विंग है वो थोड़ी सी पीछे, उसके अगली जो विंग है वो और थोड़ी पीछे, और लास्ट वाली विंग सबसे पीछे रहेगी। ये उस टाइम के लिए कंप्लीटली नई और बहुत ज्यादा रिस्की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि इपोमिनांडस ये सोच रहा था कि उसका जो लेफ्ट विंग है वो स्पार्टन राइट विंग को एंगेज करके उनको हरा देगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इपोमिनांडस के जो बाकी सेंटर और राइट विंग था वो इतना कमजोर था कि आसानी से स्पार्टन सेंटर और स्पार्टन लेफ्ट उनको हरा देंगे। तो इस तरह से अपनी नई बैटल फॉर्मेशन लगा के इपोमिनांडस ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। उसने भी स्पार्टन आर्मी की तरह अपनी जो कैवलरी थी उसको अपनी आर्मी के सामने रखा था। तो जब यह लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले स्पार्टन कैवलरी और बियोशिन लीग की कैवलरी ने आपस में एंगेज किया। अब यहां पे बात यह थी कि बियोशिन लीग के अंदर जो थीबन कैवलरी थी वो इस टेरेन की लड़ाई के लिए ज्यादा सूटेड थी, तो इन्होंने स्पार्टन कैवलरी को पीछे धकेल दिया। तो जब ये स्पार्टन कैवलरी पीछे हट रही थी तो उनकी कैवलरी अपने कुछ सैनिकों में जाके टकराई, जिसकी वजह से टेम्परेरीली जो स्पार्टन बैटल फॉर्मेशन था, उनका जो फैलेंक्स था वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, फौजी यहां वहां हो गए। इसके तुरंत बाद इपोमिनांडस ने अपनी लेफ्ट विंग, जिसमें आगे सेक्रेड बैंड थे सबसे आगे, उनको आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया। ये विंग जब आगे बढ़ा, उन्होंने स्पार्टन राइट विंग को जब एंगेज किया, तब क्लियोम्ब्रोटस ने देखा कि इनकी बैटल फॉर्मेशन कुछ अलग लग रही है, क्योंकि इनकी जो लेफ्ट विंग है वो बहुत डीप है और बाकी विंग्स बहुत पीछे हैं अभी। तो इस नई तरह की बैटल फॉर्मेशन से एंगेज करने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए स्पार्टन आर्मी बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि जो स्पार्टन्स का सेंटर और लेफ्ट विंग था वो सामने बियोशिन लीग की आर्मी के आगे बढ़ने का वेट कर रहा था, पर वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। बियोशिन लीग का लेफ्ट विंग क्योंकि बहुत गहरा था, तो वो स्पार्टन राइट विंग को बिल्कुल चीरते हुए चले गए। और जब फाइनली उन्होंने देखा कि स्पार्टन किंग क्लियोम्ब्रोटस इस समय एक्सपोज्ड है, तो थीबन आर्मी के कुछ फौजियों ने उनके ऊपर अटैक किया और स्पार्टन किंग को उन्होंने मार दिया। जब ये सब कुछ चल रहा था तो स्पार्टन सेंटर और स्पार्टन लेफ्ट विंग अभी पूरी तरह इंटैक्ट थे, पर जब उनको सुनाई पड़ा कि उनका किंग मर चुका है, तब इसमें जो फौजी थे, जो कुछ एलाइड फौजी थे, उन्होंने यहां से भागना शुरू किया और अब स्पार्टन सेंटर और उनका लेफ्ट विंग भी कोलैप्स करने लगा। तब जाके जो बियोशिन लीग के सेंटर और राइट विंग के फौजी थे, जो सीढ़ी आकार में खड़े थे, उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और जब वो स्पार्टन आर्मी से टकराए तो स्पार्टन आर्मी वहां पे कोलैप्स करने लगी। स्पार्टन जनरल्स इस बात को देख चुके थे कि उनका किंग मर चुका है और उनके फौजी यहां से भाग के अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर थीबन जनरल्स को रिक्वेस्ट किया कि यहां पे हम ट्रूस करना चाहते हैं, हम और लड़ाई नहीं करना चाहते। और इस प्रकार बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा में स्पार्टन आर्मी की हार हुई। इस लड़ाई में स्पार्टन्स ने लगभग 1000 से 1500 फौजियों को गवाया। उसके जवाब में बियोशिन लीग के सिर्फ 150 फौजी मारे गए। और इस लड़ाई के बाद स्पार्टा की जो रेपुटेशन थी कि इनको कोई हरा नहीं सकता, दे आर इनविंसिबल, ये हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो गई। अब सब जानते थे कि स्पार्टा को भी हराया जा सकता है। आगे आने वाले सालों में थीब्स की आर्मी, जिसमें सेक्रेड बैंड भी था, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती। हालांकि पेलोपाइडस और इपोमिनांडस की आगे लड़ाइयों में मौत हो गई थी, पर उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि अपनी आर्मी को इस सीढ़ी आकार में खड़ा करना है, अपने एलीट फौजियों को एक साथ रखना है और बहुत डीप फैलेंक्स बनाना है, यह स्ट्रैटेजी आगे बहुत सालों तक यूज की गई। और इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा में एक मैसेडोनियन फौजी था जिसका नाम था फिलिप द सेकेंड। उसने देखा कि बैटल ऑफ ल्यूक्ट्रा में कितना इफेक्टिव यह स्ट्रैटेजी साबित हुआ है और फिर इसी फिलिप ने इस स्ट्रैटेजी को अपने ग्रीक सिटी स्टेट के लिए यूज किया और इसी वजह से इसका ग्रीक सिटी स्टेट मैसेडोनिया आगे जाके सारे ग्रीस में एक सबसे बड़ा पावर बन के सामने आया। उसके बाद उसके बेटे अलेक्जेंडर ने इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके पर्शियन अंपायर को भी हराया था। बाय द वे, अगर आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने
पर्शियन अंपायर को कौन सी लड़ाई में कौन से साल में हराया था, तो मुझे कमेंट्स में बताना। ये जो इपेमिनांडस की स्ट्रैटेजी थी कि वो अपनी आर्मी को इस ऑब्लिक फैशन, इस तिरछे फैशन में खड़ा करता है, ये आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक बैटलफील्ड्स पे यूज की गई। और इनफैक्ट साल 1757 में प्रशिया के किंग फेडरिक द ग्रेट ने इसी स्ट्रैटेजी को बैटल ऑफ ल्यूथन में यूज किया था और ऑस्ट्रिया को हराया था। तो आप सोच के देखिए कि कहां 371 बीसी और कहां ये 1757 एडी, इतने साल बीत गए पर फिर भी ये ऑब्लिक फैशन में जो अटैक करने की स्ट्रैटेजी है ये काम करती रही। इसीलिए वॉरफेयर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि हम अक्सर कहते हैं कि फौजियों को बहादुर होना चाहिए, वो वेल ट्रेंड होने चाहिए। ये बात सही है कि आप चाहते हो कि आपके फौजी बहुत बहादुर हो, हिम्मत वाले हो, वो लड़ाई के सामने घबराए ना, उनके पास अच्छी ट्रेनिंग हो। पर जब बड़े फ्रंट्स पे लड़ाई होती है, जब बहुत सारे फौजी बड़े बड़े बैटल्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो इंडिविजुअल ब्रेवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके जनरल की स्ट्रैटेजी। किस तरह से आपका जनरल आपकी फौज को खड़ा कर रहा है और कैसे अपने एनिमी को एंगेज कर रहा है। और इसी वजह से अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आपकी आर्मी चाहे छोटी हो, उसके बावजूद भी आप अपने से बहुत बड़ी आर्मी को एंगेज कर सकते हैं और उनको हरा सकते हैं। पर अगर हम बात करें बैटल ऑफ ल्यूट्रा के बारे में, आप सोच के देखिए कि अगर आप उस स्पार्टन किंग की जगह पे होते और आप देख रहे होते कि आपके सामने वाली जो आर्मी है वो एक स्लैंटिंग, एक ऑब्लिक फैशन में आपकी तरफ बढ़ रही है और आपकी जो कैवलरी है वो हार चुकी है और आपके फैलेंक्स में आके टकरा रही है, आपके जो सोल्जर्स हैं उनका फॉर्मेशन टूट रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो इस नई स्ट्रैटेजी का सामना आप कैसे करेंगे? अगर इसके बारे में आपका कुछ आइडिया है, कुछ विचार आपके दिमाग में आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।